दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं उन रिएक्शंस के बारे में जो थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और वो कितने तरीके की रिएक्शन हो सकती है, फिर कितने तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ठीक है, हमने nth ऑर्डर भी आपको पढ़ा दिया है, हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा दिया है, सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ा दिया है, जीरोथ ऑर्डर भी पढ़ा दिया है। आज हम जो ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर जिससे सवाल पेपर में पूछा जाता है वो थर्ड ऑर्डर होता है। थर्ड ऑर्डर भी मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, वो रिएक्शन जिसमें रेट क्या हो, कंसंट्रेशन की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो, ऐसी सारी की सारी रिएक्शन जिनमें जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो, कंसंट्रेशन की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो, कंसंट्रेशन के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो, उन सभी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन इज सेड टू बी the third order reaction if the rate of reaction depend upon the three concentration term। या तो कहिए भाई कंसंट्रेशन की पावर 3 या फिर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर अगर रेट डिपेंड कर रहा है तो उसे हम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, देखिए देखो भाई, पहली रिएक्शन क्या हो सकती है, ए प्लस बी प्लस सी से कहाँ जा रहे हो, पी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए जरा यहां लिखूंगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है भाई, तो 3 कंसंट्रेशन टर्म के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ऐसा हो तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी से कहाँ जा रहे हो, प्रोडक्ट में जा रहे हो। इसके लिए क्या लिख पाऊं मैं, इसके लिए लिख पाऊं आर इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। देखिए यहां पर वैसे तो ए का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, पर यहां पर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा 3a गोज टू प्रोडक्ट। ठीक है, मैं क्या लिखूं, आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 3। ठीक है भाई, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं, ये सब की सब रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की ही रिएक्शन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की। यहाँ जो लिखा गया है ये लिखा गया है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन जो सिंपली क्या कह देता है भाई, जो रिएक्टेंट की स्टोशियोमेट्री होती है वही ऊपर आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पर मैं कहता ए से जा रहे हैं पी, देन अकॉर्डिंग टू रेट लो, देन अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग, अगर रेट प्रोपोर्शनल है, अगर रेट प्रोपोर्शनल है ए की पावर 3 के, तो ये भी क्या है, थर्ड ऑर्डर की ही रिएक्शन है। ठीक है, बस रेट लो में क्या होता है दोस्तों, रेट लो में यहाँ पर जो स्टोशियोमेट्री होती है जरूरी नहीं कि वही पावर में आए, ऐसा हो सकता है जो स्टोशियोमेट्री ना हो उसमें से कुछ और पावर में आपको दिखाई दे जाए। इसे हम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। जितनी भी रिएक्शन है जो इस तरीके की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं उसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वो थर्ड ऑर्डर ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। यहाँ पर भी क्या बता रहा है आपको, मास एक्शन ही बता रहा है। मतलब जितनी स्टोशियोमेट्री की टर्म है उन सब की पावर में वही आ गया जो उनके आगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है। जैसे ए के आगे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया एक्चुअल में यहाँ पर 2 आ गया है। मैं लिख सकता हूँ इट इज प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूँ इट इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा बी। सही है, तो यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 आ गया है, और यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 ही आ गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन ही है, ये भी क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। ठीक है भाई, जिसमें स्टोशियोमेट्री को ही कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर में लिख दिया जाता है। लेकिन ये सब के सब थर्ड ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इनमें से थर्ड ऑर्डर को नहीं बता रही। सारी की सारी ही जो रिएक्शंस हैं वो किसको बता रही हैं, वो आपकी रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। सही है, देखिए ज़रा यहाँ पर
यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे काफ़ी सारे, किसके, थर्ड ऑर्डर के। भाई थर्ड ऑर्डर को इनमें से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इससे कर लो, इससे कर लो, या फिर इस तरीके से कर लीजिएगा। आप किसी भी तरीके से थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे कर लीजिएगा भाई, ऐसे कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हम लेकर चलते हैं। आप या तो ये केस ले लीजिए या फिर ये केस ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या होगा, देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा। मैं लेकर चल रहा हूं कंसिडर द केस, मैं कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडर। अगर मैं कहूं ए से पी जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम 0 के ऊपर क्या रहा होगा, ए, यहाँ पर कुछ नहीं। टाइम टी के ऊपर क्या रहा होगा, ए माइनस एक्स, और ये क्या बन गया होगा, एक्स। एक्चुअल में यही ए क्या रहा होगा, ए नोट, और यही ए माइनस एक्स क्या रहा होगा, ए रहा होगा। जैसा कि ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर को फॉलो करती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हेयर। जनरली रेट लिखता हूं मैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। ऐसा मैं जनरली लिख दिया करता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय समय में कितना चेंज हुआ है, उसको मैं रेट की भांति, रेट की फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, अगर रेट लो के अकॉर्डिंग ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आर क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 3। तो यहां से मैं क्या मेंशन कर सकता हूं भाई, यहां से मैं मेंशन कर सकता हूं, देखिए जरा, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 3। सही है, ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी रेट है और ये भी रेट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रेट लो एक्सपेरिमेंटल होता है और ये जो डिफरेंशियल रेट होता है ये थ्योरेटिकल होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पढ़ाया, ये थ्योरेटिकल रेट कहलाता है और इसको हम एक्सपेरिमेंटल रेट कहते हैं बच्चों। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब इसको लिखते हुए हमने किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया, सीधा ही लिख दिया। लेकिन जब इसको लिखा है तो कैसे लिखा है, यहां पर जो 3 लिख रहा हूं ना, ये एक्सपेरिमेंट से ही लिखा जाता है। ऑर्डर में मैंने आपको सेपरेटली बताया है, ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। विदाउट एक्सपेरिमेंट आप ऑर्डर नहीं बता सकते हो किसी रिएक्शन का। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा भाई, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 3। सही है भाई, इसी तरीके से आ जाएगा, सही है, ए की पावर 3 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, डी ए बाई ए की पावर 3, ठीक है, माइनस के इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई। ठीक है, जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, डी ए बाई ए। सही है भाई, डी ए बाई ए की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन सही है। उसके बाद सामने क्या, माइनस के इंटू डी टी का 0 से टी, जीरो, जब टाइम 0 होता था तो ए किसके बराबर होता था, ए नोट, हम यही करते आए हैं, और टाइम टी पर ये ए होता था। सही है, अब हमें पता है, हमें पता है कि अगर लिमिट दे रखी है तो x की पावर n dx किसके बराबर होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसी के बराबर होता है अगर लिमिट्स दी हुई हैं तो। ठीक है, अगर लिमिट a नोट से a है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर लिमिट a नोट से a है तो फिर यहाँ पर लिमिट बाद में हम ऐड भी कर सकते हैं, a नोट से a, यही आता है जी हमारे पास। इसी को यूज करूंगा भाई, यहाँ पर n की जगह -3 है, n की जगह -3 है, तो यहाँ लिख देता हूँ नाउ, नाउ यहाँ पर मैंने लिखा एज दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज ये बनेगा हमारे पास a की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1। सही है, और यहाँ a नोट से कहाँ जा रहे होंगे हम, a जा रहे होंगे, माइनस के, और यहाँ पर t, और लिमिट क्या रही होंगी, 0 से t रही होंगी।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो a की पावर -3 + 1, a की पावर -2 और नीचे भी a की पावर -2 और एक माइनस उधर है, तो सिंपल भाषा में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर बचेगा a की पावर -2। ठीक है, और -1/2 बाहर चला जाएगा और इसकी लिमिट रहेगी a0 से a और वहां पर रह जाएगा -k(t-0). देखो जरा ध्यान से, यही बन जाएगा, देखिए -2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 2 को उधर लेकर चला जाऊंगा या फिर इधर रख लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 और यहाँ पर बनेगा 1/a का स्क्वायर। सही है, और a0 से कहाँ जा रहे होंगे, a जा रहे होंगे और यहाँ पर kt आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर बनेगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर इज इक्वल टू kt। दिस इज अवर डिजायर्ड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिजायर्ड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। सही है भाई, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिख देता हूं, k इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टाइम 1/a माइनस 1/a0, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो क्या हैं, सेम ही हैं। यहाँ पर पावर क्या आएगी, बस स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर ही हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और हम एक बात और जानते हैं दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल सा इंटीग्रेशन किया है और कुछ मैंने किया नहीं। ठीक है, मैं एक जनरल रिएक्शन को लेकर चला, थर्ड ऑर्डर का मैंने उसको माना। कंसिडर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यही लिख देते हैं हम, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ताकि एग्जामिनर भी आपको कुछ ना बोले कि भाई हमने जो रिएक्शन मानी है वो थर्ड ऑर्डर की मानी है। जब थर्ड ऑर्डर की मानी है तो ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। a क्या है, a0 और a-x क्या है, a। ध्यान से देखिए जरा, अब हमें पता है ऑल्सो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू a-x एंड a0 इज इक्वल टू a। सही है भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हेयर kt इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आएगा 1/a-x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर, यही बन जाएगा। 2kt को इधर लेकर जाइए, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपके पास। सही है भाई, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर की जो है ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है। मैं इसको लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ kt इज इक्वल टू 1/a-x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूं। सारी जो इक्वेशन है वो सेम है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस t को इधर लिख दिया, k को इधर लिख दिया, ऐसा ही कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बेसिकली बात हुई किसकी, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की बात हुई। जैसा कि थर्ड ऑर्डर से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस होते नहीं हैं और कम ही चांस होते हैं, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी मैं आपको इसी क्लास में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। वहां पर क्या देखेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे, एक ग्राफ देखेंगे और हाफ लाइफ देखेंगे, क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर में भी यही देखा, फर्स्ट ऑर्डर में भी यही देखा और सेकंड ऑर्डर में भी यही देखा, यहाँ पर भी वही देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बीएससी भारत में किसी भी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे पास आपके कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। केवल उतनी ही अमाउंट में ये कोर्स अवेलेबल है जितना आप एक किताब एक सेमेस्टर की, एक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिक्स या फिर मैथ की एक सिंगल किताब खरीदने में जितना पैसा आपका लगता है, उतने में ही आपका जो है वो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर आपका कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप एमएससी करने की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे पास CUET PG का भी जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है। अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपको CUET PG का कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका एमएससी करने का प्लान है, हायर एजुकेशन में जाने का प्लान है। तो
अगर आप और अच्छी जगह से एमएससी करना चाहते हो, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो आप हमारे आईआईटी जैम के कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो, जो क्लियर होने के बाद आपको आईआईटीज से एमएससी करने का मौका मिलता है, आईआईटीज का टैग आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एमएससी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास सीएसआईआर नेट और आईआईटी गेट के भी जो कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध है। ठीक है, जिसको एक एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ही तैयार किया गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। आप टेस्ट सीरीज कह लीजिएगा, या फिर आप डीपीपी कह लीजिए, असाइनमेंट कह लीजिएगा, क्लास लेक्चर कह लीजिएगा, डाउट कह लीजिएगा, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है। हमारी जो विज्ञान वृक्ष ऐप है वो अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर, दोनों के ऊपर ही अवेलेबल है। ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर आपके पास आया है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमने अभी अभी क्या निकाला, हमने अभी अभी निकाला, पहला हम ग्राफ बनाते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो अभी अभी हमने निकाला था, वो क्या आया था भाई हमारे पास आया था 1/a-x का होल स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 लिख रहे थे हम, याद हो आपको, और सामने लिख रहे थे kt। सही है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 को उधर भेज देना है, ये बन जाएगा 1/a-x का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ kt। सही है, अब 1/a स्क्वायर को भी उधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से। देखिए भाई, या आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ये बनेगा 1/a-x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2kt प्लस 1/a स्क्वायर, यही बन जाएगा भाई। अब हम तो भली भांति जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। x क्या है यहाँ पर, टाइम होता है, m क्या है आपका 2k, c क्या है आपका 1/a स्क्वायर, c क्या है भाई आपका 1/a स्क्वायर, और y एक्सिस पर क्या है आपका 1/a-x का स्क्वायर। तो एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट सब कुछ बता देंगे आपको। सही है, शायद आपको यहाँ से ग्राफ समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं 1/a-x का होल स्क्वायर, ऊपर की साइड जा रहा है, और यहाँ पर मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूँ, टाइम इधर की साइड जा रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा, आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आपको दिखाई देगा। इस ग्राफ में स्लोप क्या रहेगा, स्लोप आपका रहेगा, स्लोप ये रहा ट्वाइस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ट्वाइस ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, इस ग्राफ में स्लोप रहेगा, और ये जो इंटरसेप्ट आया है, ये जो आपका इंटरसेप्ट आया है, ये क्या होगा भाई आपका 1/a स्क्वायर होगा। ये जो इंटरसेप्ट आपका होगा ये आपका 1/a स्क्वायर होगा। सही है, वो मुझे यहाँ से पता लग रहा है। तो ये हमने बात करी किसकी भाई, थर्ड ऑर्डर का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये सारी कहानी थर्ड ऑर्डर की ही चल रही है। अगर कहीं मैंने गलती से सेकंड ऑर्डर लिख दिया तो आप उसको थोड़ा सा भूल जाइएगा, क्योंकि लिखा तो मैंने कहीं नहीं होगा, लेकिन ये जो कहानी चल रही है वो थर्ड ऑर्डर की ही चल रही है। तो अभी हमने बात कर ली किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। देखिए, हम हाफ लाइफ से भली भांति परिचित हैं, हाफ लाइफ को हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका हो उसे हम हाफ लाइफ जनरली बोल दिया करते हैं। सही है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास इक्वेशन है kt इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/a-x का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है, हाफ लाइफ को मैंने बताया भी हुआ है, nth ऑर्डर की क्लास में बताया है। जब मैंने आपको जीरो ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक बताई है वहाँ जीरो ऑर्डर के लिए बताया है, फर्स्ट की जहाँ बताई है वहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बताया है, जहाँ पर सेकंड ऑर्डर पढ़ाया है वहाँ सेकंड ऑर्डर के लिए भी बताया है। ठीक है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, एट t इज इक्वल टू टी हाफ, t इज इक्वल टू टी हाफ,
a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई टू। हाफ लाइफ के ऊपर जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की आधी ही रह जाती है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या भाई, a बाई 2 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर a और ऊपर 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर, माइनस 1 अपॉन a स्क्वेयर। ये बन जाएगा k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई a स्क्वेयर माइनस 1 बाई a स्क्वेयर। देखो जरा, 4 में से एक गया 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बनेगा कुछ ऐसा, k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 बाई 2 a स्क्वेयर। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू 3 बाई 2 k इंटू a स्क्वेयर। सही है भाई, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम 3 बाई 2 k इंटू 1 अपॉन a स्क्वेयर। तो ये क्या है भाई, ये आपकी हाफ लाइफ है। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहां से हमें पता चल रहा है कि जो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो टी हाफ है वो इनवर्स रिलेशन लगता है इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। ठीक है भाई, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ लाइफ क्या होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। अब यहाँ पर लास्ट बचता है आपका यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की। देखिए भाई, रेट कांस्टेंट की यूनिट, यहाँ देखिए भाई, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए हमें पता है भाई k का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, k का जनरल एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम का इनवर्स। सही है, अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, थर्ड ऑर्डर है भाई, n की वैल्यू 3 है, तो k क्या आएगा, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 3 और टाइम का इनवर्स। ठीक है, तो k की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और ऊपर -2। सही है भाई, ऊपर क्या है -2। अब ये क्या बन जाएगा, सेकंड का इनवर्स, k बन जाएगा आपके पास, जरा ध्यान से देखिए, k बनेगा आपके पास, यहाँ पर देखो k इज इक्वल टू मोल -2 और लीटर माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस, और लीटर का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सेकंड इनवर्स। दिस इंप्लाइज जो k की यूनिट है वो क्या होंगी, लीटर स्क्वायर पर मोल, लीटर स्क्वायर पर मोल -2, पर मोल -2 पर सेकंड। ठीक है, ये जो होंगी ये यूनिट्स होंगी किसकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और k इज इक्वल टू, यहाँ पर डेसीमीटर की पावर 6, क्योंकि लीटर होता है डेसीमीटर क्यूब और लीटर का स्क्वायर क्या होगा, डेसीमीटर की पावर 6 होगा, और यहाँ पर मोल की पावर -2 और यहाँ पर सेकंड। दोनों में क्या आएगा, दोनों में मैं इस तरीके से रेट कांस्टेंट की यूनिट को लिख सकता हूँ। किसके लिए लिखा है मैंने, थर्ड ऑर्डर के लिए लिखा है। जितनी भी बात चल रही है दोस्तों वो थर्ड ऑर्डर की ही चल रही है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है बिल्कुल डिटेल में आपको मैंने वीडियोस में बताया है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसकी भी आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है ना, हर टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो और क्लास स्लाइड विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। ये देखिए, जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो रेयरली ही एग्जिस्ट करती हैं, उनके केवल कुछ एक एग्जांपल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। केवल कुछ एक ही होमोजीनियस रिएक्शंस हैं जो थर्ड ऑर्डर की होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं। मतलब थर्ड ऑर्डर की होमोजीनियस जो रिएक्शंस होते हैं वो केवल कुछ एक होते हैं, गिनी चुनी 4-5 ही होती हैं, वो यहाँ पर लिख दिया। सॉल्यूशन फेज में तो जनरली एग्जिस्ट भी नहीं करती, शायद 1 या 2 ही आज तक रिएक्शन होगी जो थर्ड ऑर्डर को फॉलो कर रही होगी। यहाँ पर लिखी गई है कुछ रिएक्शन, देखो भाई
NO का रिएक्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह लीजिए, NO का रिएक्शन Cl2 के साथ है, 2NoCl बन रहा है। फिर Br2 के साथ है तो क्या बन रहा है, 2NoBr बन रहा है। फिर NO का O2 के साथ रिएक्शन है तो क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है। ये सारी की सारी जो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर की पाई गई है। अब ये थर्ड ऑर्डर की कैसे मिल गई, कैसे पता चल गया, ऑर्डर निकालते कैसे हैं, इसके बारे में बात हम अगली क्लासेस में करेंगे। आपको इसके लिए भी आगे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होती चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने कॉलेज और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इसको फैला दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। भारत में पहली बार इस तरीके से कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास और भी आपके जॉब से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होगी आप उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। अभी के लिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।